हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2021 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट, जिसमें साथियों कुल 100 प्रश्नों का महासंग्रह किया गया है। तो साथियों, अगर ये PDF प्राप्त करना चाहे तो टेलीग्राम चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती पे उपलब्ध रहेंगे। तो साथियों, आज के पहले प्रश्न को देखते हैं कि 12मासा की रचना किसने की। तो साथियों, 12मासा एवं पद्मावत जैसे पुस्तक का जो है लेखक मलिक मोहम्मद जैसी हैं, यानी इसका रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने ही किया, पद्मावत एवं 12मासा। और साथियों, जियाउद्दीन बर्नी तारीख़ फिरोज शाही के लेखक हैं और रसखान प्रेम वाटिका के लेखक हैं। साथियों, अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहा गया है कि भारतीय अधिकारियों की शपथ का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुसूची में किया गया है। तो वर्तमान संविधान में जो है साथियों कुल 12 अनुसूची हैं, लेकिन प्रारंभिक में देखा जाए तो प्रारंभ में जो है संविधान को जब अंगीकार किया गया तो उस समय यानी संविधान जब लागू हुआ तो केवल 8 अनुसूची ही था। तो वर्तमान में 12 है। 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से। तो साथियों, ये जो है अनुसूची 2 में विभिन्न अधिकारियों के वेतन का उल्लेख है और अनुसूची 3 में जो है विभिन्न अधिकारियों के शपथ का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से देख लिए साथियों। और अनुसूची 11 में जो है पंचायती राज का उल्लेख है, अनुसूची 10 में दल बदल और अनुसूची 12 में जो है नगर पालिका का उल्लेख है। तो साथियों, अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। तो साथियों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा के बारे में कहा गया है कि कर्क रेखा किन देशों के मध्य से नहीं गुजरता है। तो कर्क रेखा कुल 18 देशों से होकर गुजरता है साथियों, जिसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार उपस्थित हैं और पाकिस्तान से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना, जाति महासंघ की स्थापना की और स्वतंत्र लेबर पार्टी के संस्थापक भी भीमराव अंबेडकर ही थे। यानी कि 2 और 3 जो है साथियों मेरा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन बी में जो है, बी ऑप्शन में केवल 2 और 3 दिया गया है। तो राइट आंसर बी होगा, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ और स्वतंत्र लेबर पार्टी। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि देश वे निर्यात करते हैं जो वे कुशलता से और बहुतायत से उत्पादन करते हैं। यानी इसमें कौन सा सिद्धांत यह वर्णित करता है कि देश वही चीज़ निर्यात करते हैं जो सबसे बहुतायत मात्रा में उत्पादन करते हैं। तो साथियों, ये सिद्धांत मॉडल है हेक्सचर ओहलिन मॉडल। बी नंबर होगा हेक्सचर ओहलिन मॉडल। चलिए साथियों, अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहा गया है, एक पुस्तक है द बुद्धा एंड हिज धर्म। तो साथियों, द बुद्ध एंड हिज धर्म के पुस्तक जो है ये है और इनके लेखक हैं। तो साथियों, इनके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। द बुद्ध एंड हिज धर्म। चलिए साथियों, अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किस भारतीय ने किया था। साथियों, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग सन 1906 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में किया गया था और ये करने वाले व्यक्ति थे साथियों डॉक्टर दादा भाई नौरोजी। तो स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग दादा भाई नौरोजी 1906 कोलकाता अधिवेशन में किया था कांग्रेस के। इसी में अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। और साथियों, बता दें कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में।
चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। कहा गया है कि 1820 के दशक में अंग्रेज़ों के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुए। तो कहता है निम्नलिखित में से उस जनजाति को पहचानिए जिसने 1820 के दशक में विद्रोह नहीं किया। तो साथियों 1820 के दशक में अहोम, पागलपंथी और रामोसी ये विद्रोह किया था, जबकि संताल विद्रोह साथियों संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था और इनके नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू कान्हू। तो साथियों इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा प्रवचन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन थी। तो साथियों गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का इस्तेमाल किया था अपने धर्म के प्रचार के लिए, जबकि संस्कृत भाषा साथियों गुप्त काल में प्रचलित था और आर्यों द्वारा जो है संस्कृत भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता था। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति के संबंध में विचार करें कि कौन सा कथन सही है। तो साथियों राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, तो ये नहीं होता है, गलत बात है साथियों। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, यानी बी में लिखा गया राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, तो ये बात सही है। और संसद में राष्ट्रपति बैठ सकता है, ये भी बात सही है। और साथियों चौथा जो लिखा गया है कि संसद में वोट दे सकता है, वोट नहीं दे सकता है। केवल मेरा 2 और 3 यानी संसद का हिस्सा है और संसद में बैठता है, 2 और 3 ही सही है। तो विकल्प नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण पत्र पर कब हस्ताक्षर हुआ। तो साथियों पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण पत्र पर जो है 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को हस्ताक्षर किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा गया है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है। तो साथियों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है, जिसे प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहते हैं। और बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, मंगल लाल ग्रह है और पृथ्वी जो है साथी पानी के उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा गया है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है और मंगल को आयरन ऑक्साइड के कारण लाल ग्रह कहा गया है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में लंबी चौड़ी भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दर के बारे में लंबी चौड़ी भविष्यवाणी करने के लिए कहता है किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो साथियों ये जो है किया जाता है क्रय शक्ति समता सिद्धांत। लंबी चौड़ी भविष्यवाणी करने के लिए क्रय शक्ति समता सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहा गया है कि ब्लीडर शब्द, तो ब्लीडर शब्द साथियों किस खेल से संबंधित है। तो ब्लीडर शब्द जो है बॉक्सिंग से संबंधित है, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिम्पसन मरुभूमि किस देश में है। तो साथियों सिम्पसन मरुभूमि जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है किस देश ने अब तक की सबसे शक्तिशाली मिसाइल, किस देश ने अब तक की सबसे शक्तिशाली मिसाइल DF-41, तो DF-41 का अनावरण किया। तो साथियों ये किया DF-41 का अनावरण चाइना ने किया है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता ये साथियों मोरक्को से जो है भारत आया था, मोरक्को से इब्न बतूता, और इब्न बतूता मोरक्को से आया था। तो कहता है किस शासक के काल में। तो ये आया था साथियों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध शासक मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और दिल्ली आया था, इसीलिए साथियों इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया गया था इब्न बतूता को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा गया है कि निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। तो साथियों सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में है, यानी सर्वाधिक ST वाले जो राज्य हैं वो मध्य प्रदेश हैं
और अगर सर्वाधिक SC वाले राज्य पूछेंगे तो SC में होगा उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य तो राजस्थान, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य तो उत्तर प्रदेश। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि बोकारो इस्पात संयंत्र जो है, इस्पात कारखाने किस विदेशी देश के सहयोग से हुआ? तो साथियों बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वो सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुआ था और इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, जो कि बोकारो झारखंड में है। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो महासागरों में जो ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं उसका कारण है सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है संयुक्त प्रभाव से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है क्लोज्ड इकोनॉमी। तो साथियों ये इकोनॉमिक का प्रमुख सवाल है कि क्लोज इकोनॉमी यानी कि क्लोज इकोनॉमी बोले तो ये है बंद अर्थव्यवस्था। तो साथियों बंद अर्थव्यवस्था कहता है से आप क्या समझते हैं? जिस देश में आयात और निर्यात यानी आने वाली वस्तु और जाने वाली वस्तु दोनों वहाँ पर बंद हो, आयात और निर्यात, तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ऐसा जो है उत्तरी कोरिया बंद अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। वो किसी देश के साथ ना ही व्यापार करते हैं और ना ही किसी देश का जो है सामान अपने देश आने देते हैं। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहा गया है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का जो है प्रक्रिया मुख से ही होता है। पाचन की प्रक्रिया मुख से ही प्रारंभ होता है, लेकिन कहता है अधिकांश भाग किस अंग में? तो पाचन का जो है अधिकांश भाग साथियों छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है, यानी कि गलत कथन को चुनना है। तो कहता है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में है, ये तो साथियों करेक्ट है। कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान हैदराबाद में है, ये भी साथियों सही है, यानी दोनों का दोनों सत्य है। तो मेरा क्या आंसर होगा? डी आंसर होगा कि ना ही एक और ना ही दो असत्य है, यानी गलत कोई भी नहीं है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो साथियों साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी थी, ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहा गया है कि विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो साथियों भारत महोत्सव सर्वप्रथम 1982 में विदेशों में बात करें तो ये ब्रिटेन में किया गया था। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2020, तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में कहता है निम्नलिखित संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को चुनना है। तो कहता है इसमें इस सूची में के इंडेक्स में जो है सूचकांक में स्वीडन शीर्ष पर रहा, ये साथियों सही बात है। कहता है इस सूचकांक में भारत 74वें स्थान पर था, ये भी बात साथियों सही है। और कह रहा कि भारत ने साल 2015 से लगातार अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, ये भी बात सही है साथियों। वो लगातार सुधार कर रहे हैं, यानी तीनों का तीनों कथन सत्य है। तो आंसर होगा डी कि 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? तो साथियों मैगलन अंतरिक्ष यान जो भेजा गया था शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया था, इनके मानचित्र को खींचने के लिए। और ये साथियों 1989 में भेजा गया था नासा के द्वारा। ये नासा अमेरिका की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग में प्रभाव करता है? तो ब्राइट्स रोग जो है साथियों शरीर के गुर्दा को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखते हैं। कहा गया है बातों उत्पाद
या जिसे बोलते हैं आप सब हिस्टीरिया। तो साथियों कहा गया है कि हिस्टीरिया रोग जो है सामान्यतः किस वर्ग में होता है। तो साथियों हिस्टीरिया रोग जो होते हैं वो सामान्यतः जवान महिलाएं में होती है। जवान महिलाएं बोले तो अविवाहित जो है महिलाएं, अविवाहित, तो अविवाहित ये लड़कियों को होता है हिस्टीरिया, और उसके बाद शादी के बाद ये स्वतः समाप्त हो जाते हैं, रोग धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो ये जवान अविवाहित महिलाएं से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से इस प्रकार भिन्न है कि कोशिका भित्ति के कारण, क्योंकि पादप कोशिका में जो है साथियों, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो इस कारण से दोनों भिन्न है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि आकस्मिक निधि। तो साथियों आकस्मिक निधि जो है कहा गया है कि राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है। तो आकस्मिक निधि के फंड में से साथियों कैसे राष्ट्रपति जो है रुपया खर्च कर सकता है। तो कर सकता है संसद के स्वीकृति के बिना, क्योंकि आकस्मिक निधि साथियों ये जो है आकस्मिक रूप से कोई भी तत्काल कारण से जो है कर सकते हैं, और राष्ट्रपति कर सकते हैं संसद के बिना स्वीकृति के, यानी स्वीकृति के पूर्व ही। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि ऑस्ट्रेलिया के में जो है स्थित है ये कालगुरली। तो कहता है ये किसके लिए विख्यात है। साथियों ऑस्ट्रेलिया में दो प्रमुख खान है, एक है कालगुरली, एक है कुलगार्डी। तो साथियों एक खान है कुलगार्डी। तो ये कुलगार्डी और कालगुरली ये प्रसिद्ध खान है स्वर्ण उत्पादन के लिए। ये साथियों ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख सोने की खान है, कालगुरली और कुलगार्डी। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की। तो साथियों मुगल बादशाह जो है फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, इन्हें नवाब की पदवी प्रदान किया था। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहता है कौन प्रारूप समिति के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। सदस्य नहीं थे क्या प्रारंभिक, यानी कि जब प्रारूप समिति का गठन हुआ था उसमें सदस्यों की संख्या को निर्धारित करके रखा गया था, तो कौन सा सदस्य उस समय नहीं था। तो साथियों प्रारूप समिति के प्रारंभिक सदस्य में KM मुंशी, DP खेतान और मोहम्मद सादुतुल्लाह थे, क्योंकि मोहम्मद सादुतुल्लाह मुस्लिम लीग के एकमात्र सदस्य थे। और साथियों बता दें कि TT कृष्णमाचारी जो है ये व्यक्ति DP खेतान के मृत्यु के बाद आया था, यानी DP खेतान की मृत्यु कुछ दिनों के बाद हो गया था और उसके जगह नए सदस्य आया था TT कृष्णमाचारी। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो साथियों पौधों को जो है सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है, जिसे आप लोग बोलते हैं दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है साथियों कि मुंबई की जो है मीठी नदी। तो साथियों मुंबई की मीठी नदी का स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। तो मुंबई की मीठी नदी का स्रोत जो है साथियों बिहार झील एवं पोवई झील, यानी कि ये दोनों है, B और C दोनों है, बिहार झील और पोवई झील। तो ऑप्शन D होगा B और C। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों कहा गया है कि निम्नलिखित पर विचार करें और इनमें से कहा गया है कौन सा कथन सत्य है। तो साथियों देखते हैं। कहा गया है कि यह जो है इनसेट 2A भारत द्वारा निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय उपग्रह है। ये साथियों बात सही है कि मौसम उपग्रह जो है यह है इनसेट 2A भारत द्वारा निर्मित किया गया। और अगला कथन है कि इसे अगस्त 1992 में सफलतापूर्वक
प्राचलीकरण किया गया। तो साथियों इसे 1992 में किया गया था, 1993 में नहीं, 1992 में। तो कथन मेरा 2 जो है गलत है। तो कहता है सही कथन चुने, तो केवल 1 जो है सही है कि यह INSAT-2A भारत द्वारा निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय उपग्रह है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अलमाटी बांध किस नदी पे है। तो साथियों अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है, जबकि शिव समुद्रम जलप्रपात साथियों कावेरी नदी पर है। तुंगभद्रा तुंगभद्रे नदी पर है। मालप्रभा मालप्रभे नदी पर है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है हाल ही में खबरों में देखा गया चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो साथियों चट्टोग्राम बंदरगाह ये जो है बांग्लादेश में है, क्योंकि बांग्लादेश में एक प्रसिद्ध जो है स्थान है चटगांव। तो साथियों आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि चट्टोग्राम बंदरगाह किस गांव कहाँ होगा, तो बांग्लादेश में ही होगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है भारत में सर्वाधिक हीरे की खदानें किस क्षेत्र में स्थित है। तो भारत के में जो है सर्वाधिक हीरे की खदान साथियों ये जो है मध्य प्रदेश में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है थोड़ा बहुत, यानी कि केवल 2 ही राज्य में है, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में थोड़ा बहुत। यूपी में नहीं है, झारखंड में नहीं है। तो मेरा आंसर होगा 3 और 4। तो विकल्प सी में है 3 और 4। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारचुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में है। तो साथियों ये भारचुक्की जलप्रपात जो है भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहा गया है कि दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है। तो साथियों दरिया ए नूर जो है कहा जाता है कि भारत की गोलकुंडा खदान से जो है उत्पन्न हीरे को कहा जाता है, यानी कि भारत में जो है गोलकुंडा की खदान से जो हीरा उत्पन्न हुआ था उसे ही दरिया ए नूर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इंडोनेशिया में खेती का तरीका है लदांग। तो इंडोनेशिया में प्रसिद्ध एक खेती का तरीका है लदांग। तो कहता है भारत के किस हिस्से में यह प्रचलित है। तो इंडोनेशिया में जिस प्रकार से है उस प्रकार से उत्तर पूर्व भारत में जो है ये प्रचलित है खेती का प्रकार लदांग। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। तो साथियों बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है वो बंदरगाह है कांडला, जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र के द्वारा जो है इसे निर्मित किया गया है, विशेष आर्थिक क्षेत्र के द्वारा, और इसे ही बंटवारे का पुत्र कहा जाता है कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत में अधिकांशतः जो है वनों का प्रकार है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो साथियों ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पेड़ है जो वाहनों के प्रदूषण को अवशोषित करने के लिए सड़क के किनारे लगाया जाता है। तो साथियों ये सड़क के किनारे लगाए जाने वाले पेड़ हैं बोगनवेलिया, ये वायु प्रदूषण को अवशोषित करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा गया है कि फ्यूज तार का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। तो साथियों आप घरों में जो है फ्यूज तार का उपयोग करते हैं, फ्यूज का उपयोग, तो वो क्या करते हैं अत्यधिक धारा प्रवाह को जो है समय पर जो है विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, क्योंकि अगर करंट की मात्रा अगर बढ़ जाए तो वो परिपथ जो है टूट जाते हैं और इससे आपका उपकरण जो उससे चलते हैं तो वो जो है सुरक्षित रह जाते हैं। तो विद्युत परिपथ को जो है यानी आप जो है सुरक्षा की दृष्टि से लगाते हैं उपकरण को बचाने के लिए, परिपथ को तोड़ने के लिए, कि अत्यधिक धारा होगा तो परिपथ टूट जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है धर्म सुधार आंदोलन किस सदी में हुई। तो साथियों धर्म सुधार आंदोलन जो है यह 16वीं सदी में हुआ था। अगले प्रश्न देखें। तो कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार जो है यानी कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है। तो मेघालय के पठार का अंश में साथियों गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों का तीनों है, जबकि भुवन की पहाड़ी ये साथियों भुवनेश्वर में स्थित है।
चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से उस कथन को देखिए और चुनिए कि इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो साथियों देखते हैं इनमें। तो कहा गया है कि दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित विरूपाक्ष मंदिर हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है यह द्रविड़ शैली में निर्मित है और यह हम्पी कर्नाटक में है। ये बात साथियों सत्य है। उसके बाद देखें तो यह भगवान शिव को समर्पित है। ये भी बात साथियों सत्य है कि यह भगवान शिव को समर्पित है। उसके बाद कहा गया कि इसका निर्माण लोक महादेवी जो कि विक्रमादित्य की जो है द्वितीय पत्नी थी उसने करवाई। तो ये साथियों ये भी सत्य है कि इस जो है विरूपाक्ष मंदिर की निर्माण जो है वो विक्रमादित्य की द्वितीय पत्नी लोक महादेवी के द्वारा किया गया। तो साथियों 1 2 3 यानी तीनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन सी 1 2 3 सत्य है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है कि पंचायतन क्या है। तो साथियों ये पंचायतन जो है मंदिर निर्माण की एक शैली है। तो इसी में जो है पंचायतन में जो है खजुराहों की मंदिर जो निर्मित है। तो इसी के द्वारा साथियों उत्तर में मंदिर निर्माण की शैली को कहा जाता है और दक्षिण में मंदिर निर्माण की शैली को द्रविड़ कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे जान सकते हैं। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय दर्रों में कहता है कौन सा कथन जो है दिए गए इस सवालों जवाब में यानी कि एक तरफ दर्रा और एक तरफ उसका में जो है राज्य स्थित में यानी कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो साथियों इसमें सत्य वचन यानी कि सही कोट को चुनना है, सही युग्म को। तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, ये बात सत्य है। माना दर्रा साथियों ये भी उत्तराखंड में है यानी लिपुलेख और माना उत्तराखंड में। तोजू दर्रा साथियों मणिपुर में है और जलेपला और नाथुला यानी कि नाथुला जलेपला दर्रा सिक्किम में है। 1 4 साथियों कथन सत्य है। तो 1 4 साथियों कथन जो है सत्य है। तो मेरा ऑप्शन होगा बी कि 1 और 4 कथन सत्य है यानी कि 2 गलत है। तोजू दर्रा मणिपुर में है और माना दर्रा भी उत्तराखंड में है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों है कि आवेग का सूत्र क्या होता है। तो साथियों आवेग का सूत्र होता है बल गुना समय अंतराल। इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड यानी बल गुना समय अंतराल न्यूटन सेकेंड इसका एसआई मात्रक होता है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहा गया है कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस बोले तो वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे साथियों 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें तो कहा गया है करेवास मृत्तिका जो जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार है। तो साथियों ये जो है जाफरान ये कश्मीर हिमालय में पाया जाता है जहाँ पर केसर की खेती किया जाता है। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो है प्रतिशत कितना था। तो साथियों लगभग 31% जो है जनसंख्या नगरों में निवास करते हैं और लगभग 68% जनसंख्या गांवों में निवास करते हैं। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो साथियों अनुच्छेद 330 है जिसके माध्यम से एससी को आरक्षण प्राप्त है लोकसभा में और विधानसभा में एससी एसटी के लिए 332। आंग्ल भारतीय के लिए लोकसभा में 331 अनुच्छेद और विधानसभा में आंग्ल भारतीय के लिए 333 अनुच्छेद। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो साथियों वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, सही बात है। और उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो 1 और 3 कथन सत्य है। तो 1 और 3 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था। तो साथियों भारत में डाक व्यवस्था
डाक बोले, तार बोले और रेल बोले तो सब के जनक कहे जाते हैं लॉर्ड डलहौजी। और करजन बंगाल विभाजन के लिए प्रसिद्ध है, माउंटबेटन भारत विभाजन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। कहा गया है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देती है। तो साथियों ग्राम पंचायतों का संगठन यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भाग 4 और अनुच्छेद 40 में स्थित है। और साथियों अनुच्छेद 48 में दुधारू पशुओं पर जो है कि हत्या पर रोक है, जैसे गाय गो हत्या पर रोक। और अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है कि मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन जिनका नाम राजनीतिक संगठन प्रजा मित्र मंडली की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो ये प्रजा मित्र मंडली की स्थापना के पीछे का उद्देश्य था कि वाडियार वंश का विरोध करना, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो है सन 1932 में प्रसिद्ध पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था। तो साथियों इसका उद्देश्य था कि पिछड़ी जाति यानी कि निम्न वर्गों के लिए जो है आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में शामिल नहीं होते हैं। तो साथियों 3 से 4 वर्ष के बच्चों के दूध के दांत में कृंतक होते हैं, रदनक होते हैं, चवर्णक होते हैं, लेकिन अग्र चवर्णक नहीं होते हैं। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कहता है वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय यानी कि कैटाबॉलिक अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होते हैं। तो साथियों ये सारे जो है पानी, वसा और अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं वृक्क के माध्यम से, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कि बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति कौन था। तो साथियों बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति था हेक्टर मुनरो। और बक्सर की युद्ध साथियों 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्कन के पठार निम्नलिखित में से निम्नलिखित फसलों में से कौन सी प्रमुख फसल के लिए उपयोगी है। तो साथियों दक्कन का पठार जो है ये महाराष्ट्र राज्य में अधिकांश क्षेत्र है। और साथियों इसमें काली मिट्टी की जो है बहुत तायत मात्रा में पाया जाता है। तो काली मिट्टी साथियों कपास के लिए उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से कौन रंगीला बादशाह के नाम से विख्यात है। तो साथियों मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है क्योंकि अत्यधिक लड़कियों के प्रति रुझान रखने के कारण। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन, नाना साहब का मूल नाम धुंधुपंड था। और साथियों जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। तो साथियों भारतीय संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन किया गया था। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की। तो साथियों भारत के 13वां बंदरगाह बनने वाले हैं बधावन, महाराष्ट्र में मंजूरी मिल चुकी है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कितने वर्ष की अवस्था में महावीर ने सन्यासी जीवन को स्वीकारा। तो महावीर 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकारा। और 12 वर्ष के कठोर तपस्या करने के बाद जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो महावीर उसके बाद जिन कहलाए यानी कि विजेता। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। तो साथियों चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है और सोहागी बरबा वन्यजीव अभयारण्य भी उत्तर प्रदेश में ही है। यानी ये चारों के चारों जो है और ये उत्तर प्रदेश में ही है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहा गया है कि लौम और
छोंग, लोम और छोंग जो है लोक नृत्य का संबंध किस पूर्वोत्तर राज्य से है? तो लोंग और छोंग जो है साथियों लोक नृत्य नागालैंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है जमुनापारी किसकी नस्ल है? तो जमुनापारी साथियों ये प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है विमानन गैसोलीन में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि यह, तो एथिलीन ग्लाइकॉल जो मिलाया जाता है साथियों ये पेट्रोल के हिमीकरण को रोकता है, पेट्रोल के हिमीकरण को रोकता है। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है फोटोन के कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? तो फोटोन के कण बनने की प्रकृति जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर करती है। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न देखें। कहता है प्रकाशीय फिल्टर, तो प्रकाशीय फिल्टर का कहता है उद्देश्य क्या है? तो साथियों प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य है विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेशन करना। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखें। कहता है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों चुनाव कराना और चुनाव से पहले परिसीमन का गठन कराना, ये सारे जो है अधिकार हैं मुख्य चुनाव आयोग, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का ये सारे काम है। मतदाता सूची तैयार करना, परिसीमन तैयार करना, चुनाव कराना। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है साथियों कि न्यूमिस्मैटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो न्यूमिस्मैटिक्स में साथियों सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के उद्देश्य नहीं है? तो कहता है दिए गए ऑप्शन में कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? तो साथियों कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये तो उद्देश्य है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना ये भी है। कहता है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये नहीं है साथियों। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना उद्देश्य है, यानी उद्देश्य है 1, 2, 3 और उद्देश्य नहीं है सी नंबर, यानी धर्म के आधार पर राज्य नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो साथियों धन विधेयक केवल व केवल लोकसभा में ही पेश होता है। ऑप्शन नंबर ए। और धन विधेयक है या नहीं, तो साथियों कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा के स्पीकर करते हैं। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है गुरिल्ला युद्ध विधियों का नेतृत्व किसने किया? तो साथियों गुरिल्ला युद्ध विधियों का जो है नेतृत्व करने वाले थे शिवाजी। शिवाजी के को ही गुरिल्ला युद्ध का जनक माना जाता है। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर जो है द्रव में परिणत हो जाए यानी द्रव में बदल जाए तो उसे कहेंगे गलनांक। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। अगले प्रश्न देखें। कहता है कालिंदी नदी जो है किस नदी का दूसरा नाम है? तो कालिंदी नदी जो है साथियों यमुना नदी का दूसरा नाम है। अगले प्रश्न देखें। कहता है समतल दर्पण के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो समतल दर्पण के संबंध में फोकस दूरी शून्य होती है, ये गलत है। दर्पण के सामने किसी वस्तु के प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार से जरा सा कम होता है, ये साथियों गलत है क्योंकि समतल में समान आकार बनता है। आभासी सीधा तथा पार्श्व होता है, तो प्रतिबिंब की आकृति है साथियों आभासी सीधा और पार्श्व होता है, ये बात सत्य है। फोकस दूरी इसका इतना होता है, ये साथियों गलत है, इसमें यह निर्धारित नहीं है। तो सी केवल जो है सही है। अगले प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना के बाद जो है यानी कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? तो सबसे बाद में कौन सी घटित हुई देखते हैं। तो विलय जो है राजहड़प नीति, तो साथियों राजहड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था, तो 1848 में ये काम हुआ था घटना। उसके बाद बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में हुआ था। और सहायक संधि साथियों ये था निज़ाम के द्वारा यानी लॉर्ड बेलेजली के द्वारा लगाया गया था पहले बार हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा 1798 में। तो
तो 93, 98 और 48 की घटना है, लेकिन बंगाल विभाजन साथियों 1905 की घटना है। तो मेरा राइट आंसर होगा बंगाल विभाजन 1905। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता है? तो हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में पैबाकी या पायबाकी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखें। कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। अगर क्षेत्रफल सबसे कम कहेगा तो होगा गोवा, यानी क्षेत्रफल कम रहेगा तो वो होगा गोवा। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है गणतंत्र दिवस परेड 2020 में कहता है किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो 2020 में असम को प्रथम पुरस्कार मिला था गणतंत्र दिवस परेड में। और ये साथियों ब्राज़ील के राष्ट्रपति आए थे 2020 में गणतंत्र दिवस के परेड में, जायर बोल्सोनारो। और उत्तर प्रदेश को 2021 में जो है गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का गठन जो हुआ था 1920 में हुआ था, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ये 1917 में बनी थी कोलकाता में। और प्रथम भारतीय अगर रहेगा लगा हुआ तो प्रथम भारतीय होगा सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कौन सा भारतीय राज्य जो है नेपाल और भूटान को अलग करता है? तो साथियों दिए गए ऑप्शन में सिक्किम राज्य ऐसा है जो नेपाल और भूटान दोनों से टच करता है, क्योंकि भूटान जो है सिक्किम के गोद में बैठा हुआ है, तो नेपाल भूटान को अलग करता है। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है न्यूनतम आवश्यकताओं की संकल्पना निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का एक नव उत्पाद था? तो न्यूनतम आवश्यकताओं का संकल्पना ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो है एक नव उत्पाद था। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है संरचनात्मक योजना किसे निर्दिष्ट करती है? तो संरचनात्मक योजना जो है ये साथियों निर्दिष्ट करती है कि विद्यमान संस्थाओं को बदलना या नई संस्थाओं का सृजन करना, यानी विद्यमान संस्थाओं को बदलना या नई संस्थाओं का सृजन करना, यानी वर्तमान संस्था को बदलना। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकसित के लिए आवश्यक नहीं है? यानी इस शर्त में कहता है कौन सा शर्त ऐसा है जो भारत को विकसित होने के लिए आवश्यक नहीं है? तो साथियों पूंजी संचय है, संसाधन की खोज है और प्रौद्योगिकीय विकास है। जनसंख्या वृद्धि जो है ये आवश्यक नहीं है, यानी भारत के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि आवश्यक नहीं है। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो साथियों प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उस अवस्था में उत्पन्न होगी जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक होगी, यानी कि हम अपने यहाँ के वस्तु को निर्यात यानी कि बाहर कम भेजेंगे, दूसरे यहाँ के वस्तु को हम अपने यहाँ मंगा लेंगे यानी आयात कर लेंगे, तो वही होगा प्रतिकूल भुगतान। यदि अनुकूल भुगतान की बात करें तो अनुकूल भुगतान होगा कि निर्यात से ज़्यादा आयात होगा, यानी कि हम किसी भी वस्तु को मंगाने से ज़्यादा जो है यहाँ से बिक्री करेंगे, यानी यहाँ से भेजेंगे बाहर। चलिए अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहता है सेबी संबंधित है। तो साथियों सेबी का यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनकी स्थापना साथियों 1988 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्नों को देखें।
तो कहता है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है। तो साथियों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कमलजीत संधू है। और साथियों, इन्होंने 400 मीटर के दौड़ में जो है स्वर्ण पदक जीता था। तो ये दौड़ से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। और आज के आखिरी प्रश्न कहता है साथियों कि एक डायऑप्टर क्षमता वाले दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संस्पर्श में रखे गए हैं, तो इस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो साथियों, फोकस दूरी की बात करें तो होगी 1.5 मीटर, क्योंकि दोनों को जो है अगर दोनों को 1 में से 1/2 घटाएंगे यानी आधे में घटाएंगे तो वो संयुक्त रूप से हो जाएंगे, तो आधे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आंसर होगा डी। तो साथियों, आज इतना ही। पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।